सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अरिहंत का अनसोल्व पेपर है, तो इसमें 2024 यानी 2024 सेट नंबर पहला हल कराने वाला हूं। तो जो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, उसको देखिएगा। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, देखो, जब किसी वृत्त के बाहर से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उसकी संख्या सिर्फ 2 ही होती है। एक इसका चित्र आपको दिखा दें हम, अभी रुक जाइए, कहीं बना होगा तो दिखा दे रहे हैं। ये देखो बेटा, ये हमारा ये एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। तो इस वृत्त से यानी कि बिंदु P से इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं 2 ही खींच सकते हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, चलिए समझिए भाई। अगला प्रश्न देखिए अब आप, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी है। तो बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 डाल के लिख लीजिए। तो इसका तो आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7,3। तो बाई अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी बराबर होती है हमारी बी, फिर बाई अक्ष से दूरी बराबर होती है ए। अब समझिएगा बात को बेटा। देखो, ये वाला जो मान है वो ए का कहलाता है और ये वाला मान बी का कहलाता है। तो प्रश्न में जो पूछे भाई आंसर दीजिएगा आप। तो प्रश्न में पूछा हुआ है बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी तो ए है, तो ए का मान कितना 7 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगर आपसे एक्स अक्ष की दूरी पूछे तो एक्स अक्ष से दूरी क्या है हमारी बी है, तो बी का मान कितना है, तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, बी का मान 3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो बी और बी का मान 3 है, और बाई अक्ष से दूरी पूछे तो ए का मान 7 है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए आप। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, पी साइन थीटा बराबर है हमारा क्यू कॉस थीटा। अब इसके हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसमें कौशिक का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहाँ पर इसका, तो ये बन जाएगा हमारा पी साइन थीटा का होल वर्ग इस प्रकार, और क्यू कॉस थीटा का होल वर्ग। तो इसको लिखेंगे पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे सूत्र लगाने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, सॉरी माफी चाहता हूँ, जो कॉस स्क्वायर होता है ना, कॉस स्क्वायर को लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये साइन है, ठीक है हमारा बेटा, प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, यहाँ पे साइन कर लीजिए, साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, और पी स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लाएंगे इधर तो ये प्लस का हो जाएगा हमारा, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्यू स्क्वायर इस प्रकार। अब यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो जब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बराबर ये क्यू स्क्वायर, तो इसका भाग लगा देंगे हम, तो ये बनेगा जाके साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर। अब इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ऊपर वाला अंडर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो ये बनेगा हमारा साइन थीटा बराबर क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे, जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ये 1 साइन हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा क्यू, और ये रहा बेटा अंडर रूट। अब 1 साइन क्या होता है, 1 साइन कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा क्यू। तो ये इसका आंसर आ गया। तो जो कोसेक का मान निकला हुआ हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। तो ए पे लगा लीजिए आप टिक। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न नंबर है 3 हमारा। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, इसे हल करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका मान 1 होगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, यदि समीकरण 3x² और प्लस का 5x माइनस का क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर हैं, तो क्यू का मान क्या होगा। चलिए समझिए, देखो मूल बराबर है तो क्या होता है यहाँ पर, पहले ए का मान 3, बी का मान 5 और क्यू का मान ए बी सी होगा। यहाँ पर सी का मान माइनस क्यू। एक बार फिर समझिए, ये ए का मान होता, ये बी का मान होता और ये सी का मान माइनस क्यू हो जाएगा। अब मूल समान है, तो जब प्यारे बच्चों मूल समान होते हैं तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल बराबर होते हैं तो बराबर 0 लगाना पड़ेगा। चलिए तरीके, जब मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र लगाएंगे हम। तो बी का मान कितना है, बी का मान 5 है तो 5 लगा दीजिए, 5 का वर्ग कर दो, माइनस 4, ए का मान 3 है और सी का मान माइनस क्यू है और बराबर 0। ये सी बराबर माइनस क्यू लिखा हुआ है, तो ये तो बन जाएगा 25 और माइनस प्लस और 4 12 क्यू और बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करें, 25 को उधर भेजेंगे, जब ये 25 हमारा उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 12 क्यू बराबर माइनस का 25, तो 12 का भाग लगा देंगे तो क्यू बराबर माइनस का 25 बटा 12। तो बेटा इसका आंसर कहाँ पर है वो देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 6 है, समांतर श्रेणी -62 -59 -7 और ये 10 का 11वां पद होगा, ये कहना है। ठीक है इसका, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, इसका 11वां पद क्या होगा वो बताने वाला हूँ। तो बेटा ये ए का मान होता है, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस का 62 और डी बराबर निकालेंगे। ठीक, चाहे इसमें से घटा दो चाहे इसमें से इसे घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी बराबर निकालेंगे 10 - 7, तो डी बराबर निकलेगा 3 हमारा। अब इसके बाद प्रश्न कह रहा है 11वां पद। तो 11वां पद कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे ए 11 बराबर ए प्लस 10 डी, एक कम करके लिखा जाता है। ए का मान -62 है और 10 गुणा डी का मान 3 है, तो ये माइनस का 62 और प्लस ये 30 बन जाएगा, तो घटाएंगे तो माइनस का 32 निकल के आएगा। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला समझिए, प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 है, पीई बराबर हमारा है 0.05। तो हमें ज्ञात करना है पी। देखो बेटा ये होती होने की प्रायिकता, ये होती होने की प्रायिकता और ये होती ना होने की प्रायिकता। देखो
यहाँ पे ये ए बना हुआ और यहाँ पर ई के ऊपर डंडा लगा हुआ है, ठीक। तो ये होने की प्रायिकता होती है और ये ना होने की प्रायिकता होती है। तो एक सूत्र होता है हमारा पी ई प्लस पी, ये होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता का योग बेटा एक होता है, यानी होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग एक होता है। अब इसमें हम ये वाला लगा देंगे मान, इसका ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है। ये होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग एक होता है। अब इसका मान ये लगा देंगे यहाँ पर होने की प्रायिकता का 0.05 प्लस पी ई फिर बार और बराबर 1। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो पी ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.05। अब आपको मैं घटा के दिखा दूं कैसे घटाते हैं। तो 1.00 0.05, इसको ऐसे घटाएंगे तो बेटा यहाँ से ढाई लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 9 में से 0 जाएगा तो 9 और दशमलव यहाँ बचेगा 0। तो आ गया हमारा आंसर 0.95, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न। तो प्रश्न नंबर है हमारा 8। देखो, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो यहाँ पे कुल परिणाम अभी नहीं, रुक जाइए। लाल गेंदें कितनी है? लाल गेंद बराबर 3 और काली गेंदें बराबर 5। तो कुल उस थैले में कितनी गेंदें हैं? तो यहाँ पे लेंगे कुल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब प्रश्न ये कह रहा है इस थैले में से एक गेंद आदर्शया निकाली जाती है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो देखो बेटा ये हमारा होता है कुल परिणाम। तो लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है। तो पी रेड बराबर, और लाल गेंद कितनी है? 3 है, 3 ऊपर लिखा जाएगा और कुल परिणाम कितना? 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8, 3/8, ठीक। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे काली पूछता तो उसका आंसर आ जाता 5/8, ठीक है। तो लाल की प्रायिकता पूछी तो लाल गेंद कितनी? 3 है, तो 3/8 हो जाता, ठीक हो गया इसका आंसर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर देखिए नमा कैसे उसको हल करते हैं। प्रश्न 9 में चित्र दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, यहाँ लिख लो सी और ये ऐसे करके डी और ये ई। ये वाली भुजा है 1.3 सेंटीमीटर, ये वाली है 3.9 सेंटीमीटर और ये है 1.5 सेंटीमीटर। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा इस त्रिभुज में, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो यहाँ पे यानी BC समांतर DE। जब ये वाली भुजा इसके समांतर हो, तो यहाँ पे लगती है थेल्सपर में, ठीक है। थेल्सपर में कैसे लगाते हैं देखिए, AD बटा DB और AE बटा EC। इसको लिखेंगे हम AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसका मान कितना? 1.3 है और इसका मान 3.9 है बराबर इसका 1.5 है और बटा EC। अब देखो यहाँ पे इसका दशमलव हट जाएगा क्योंकि दशमलव के पीछे अंक समान है। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है हमारा 13/39 और बराबर 1.5 बटा EC। अब ये 13 एकन 13 और 13 3 39 हो जाएगा हमारा। अब इसका कैसे गुणा कर दीजिए। तो इसका ऐसे में करेंगे तो EC बराबर 3 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 45 और 10 में से पीछे एक अंक है तो यहाँ पे रह जाएगा दशमलव। यही इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। यानी EC का मान जो निकला है 4.5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो ये जो मान है वो कितना? 4.5। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा?
तो इसका विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, जल्दी से नोट करिए। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए आप। तो प्रश्न नंबर हमारा 10 है। तो देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनको कैसे लिखा जाएगा वो बताना। तो देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे हम एम एन एल, क्या लिखेंगे एम एन एल। अब पहले तो आप ये बताइए इसकी, देखो ये कोण इसके बराबर है, इसकी भुजाएं संगत भुजाएं कौन से समानुपात में होंगे, देखो समझो। ये वाली भुजा यानी कि 3 इसके संगत ये वाली भुजा होगी, इसके संगत ये वाली भुजा होगी, और इसके संगत ये वाली भुजा होगी। तो पहले ये वाली भुजा लेंगे तो कैसे लिखेंगे एन एम एल, एम एन एल। पहले ये वाली भुजा ली है तो इसके संगत कौन सी भुजा है, इसके संगत ये वाली भुजा है। देखो पहले ये वाली भुजा लेंगे तो इसके संगत कौन सी, ये है एम एन एम एल। तो एम एन एल सब में दिया हुआ है। फिर यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर ऐसे करके। तो देखो पी क्यू आर कौन सा है, ये। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। एक बात देखिए, जब कोई समरूप त्रिभुज, जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में और संगत कोण बराबर होते हैं, और उसी हिसाब से लिखा जाता है। तो देखो ये वाली भुजा इसके समानुपात में है, तो पहले ये वाली भुजा एन एम एल, इस कोण को लिखेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर पी क्यू, फिर इसके बाद क्यू आर। तो इसका विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा पी क्यू आर। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए समझिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा, ये बताना है। चलिए समझिए। प्रश्न नंबर आ गया 11। तो इसका जो व्यास है, व्यास कितना है, व्यास बराबर है 1/2। अब आपको पता व्यास को 2r लिखा जाता है, तो 2r बराबर 1/2, 2 का भाग लग जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न कह रहा है गोले का बकपृष्ठ कितना है। गोले का बकपृष्ठ सूत्र होता है, गोले का बकपृष्ठ का सूत्र होता है 4πr²। तो 4π और r का मान 1/4 है, तो ये जगह 1/4 गुणा 1/4, 1 4 से 4 निकाल दो, तो जिसका आंसर निकलेगा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा इसका आंसर है, तो विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 12 है हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है, तो अंतरित करता है चाप की लंबाई होगी। चलिए समझिए भाई, 6 यानी r बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और थीटा बराबर है हमारा 30 अंश। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है πr/180, मान लगा दीजिए। तो हो जाएगा पाई गुणा r का मान है 6 और थीटा का मान है 30 और बटा 180, तो हो जाएगा 6π और सीधा 180 करिए इसे, पाई गुणा 180 बटा 180 गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 180 से 180 चला जाएगा, तो इसका जो आंसर बचेगा 22 सेंटीमीटर निकल के 22 क्यों पाई, ये यहाँ पे पाई बचा हुआ ना तो पाई रहेगा, मान क्यों लगाओगे आप, ठीक है। 180 से 180 कट जाएगा तो पाई बचा हुआ, पाई सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 13 उसको देखिएगा आप।
प्रश्न नंबर 13 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है। अब समझिए मेरी बात को जरा ध्यान से। देखो बेटा, एक वृत्त बना लेना है हमें इस प्रकार। ये वृत्त का केंद्र है जिसे हम ओ से लिखते हैं। एक बार प्रश्न को फिर पढ़ रहे हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू। तो एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम है पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए क्यू। यहाँ से एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे लिख लो क्यू, यहाँ पे लिख लो पी। फिर प्रश्न आगे कह रहा है केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, यानी इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, एक क्यू पे मिलती है और जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गई और पी क्यू की माप ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये वृत्त का हमारा स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं। स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो बेटा ये कोण बनता 90 अंश का। आप चैप्टर वृत्त में पढ़ा होगा। स्पर्श बिंदु को यानी कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ पे कोण बनता 90 अंश का और ये बन जाएगी हमारी वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसका मान 5 हो जाएगा। तो ये वाला मान ज्ञात करना है हमें। अब समझिए, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती कर्ण। तो ये वाली हमारी कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण ये वाली भुजा हो जाएगी हमारी 144, यानी 12 का वर्ग 144। आधार ये वाला मान लीजिए पी क्यू का वर्ग और प्लस लंब ये 5 का वर्ग। अब 5 का वर्ग 25 होगा। चलो घात लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। 144 ये 25 हो जाएगा। 25 को दिलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर पी क्यू का वर्ग। इस प्रकार अब इसमें से घटाएंगे तो 15 में से 15 वो 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ पे 3 रह गया और 3 में से 2 जाएगा 1, 119। अब इधर से ये घात हटाएंगे तो इधर अंडू लग जाएगा। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। तो देखो कौन सा विकल्प है, उसी पे टिक लगा दीजिए। तो विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 15 को 16 उसको देख लीजिए आप। सॉरी, ये नंबर 13 था, अब आपको 14 बताने वाला है। प्रश्न नंबर 14 है हमारा संख्या 182 और 78 का HCF अर्थात मासा ज्ञात करना है। तो मासा भाग भी द्वारा लगा दीजिए। 78 का भाग लगा दीजिए 182 में, तो ये 2 बार चला जाएगा हमारा। देखो 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 14 1 15 घटाइए और 12 में से 6 जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे रह गया है 7, यहाँ पे 2 बचेगा। 78 लिख दीजिए और 26 दूनी 52, 26 दूनी 52। अब यहाँ पे बचेगा ये 3 बार चला जाएगा यार। 6 18 की 8 हासिल 1, 6 18 की 8 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7। ये पूरा कट गया तो मासा कितना आ गया? 26 आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा मासा बराबर 26। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। चलिए प्रश्न नंबर देखिए अब आप 15 नंबर में एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या आर का मान है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई यानी h बराबर है हमारा 8.4 सेंटीमीटर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ।
बेलन का बकपृष्ठ। तो बेलन का बकपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। मान लगा दीजिए इसमें। तो पाई का मान देखो प्रश्न में दिया हुआ, तो पाई का मान नहीं लगाना है। तो 2π, r का मान 3.5 और h का मान 8.4। अब इसका गुणा कर दीजिए। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा हमारा, और 70 का इसमें करेंगे तो देखो 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 और 7 8 56, 56 2 60 और 1 0 लग जाएगी हमारी। तो देखो दशमलव से पीछे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, ये बचा हुआ पाई। तो ये पीछे वाला 0 लिखो या मत लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 60.8 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये देखो है विकल्प में नहीं है, और ये गलत हो गया कहीं पर। 1 मिनट रुक जाना, पहले देख लें इसको सही करके। त्रिज्या हमारी आर का मान इतना है और ऊंचाई इतनी है, सही है। तो इसका गुणा बेलन का बकपृष्ठ होता है 2πr/h, सही है। ये 70 हो जाएगा। ठीक है, 7 का गुणा इसमें 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 और 7 8 56 और 56 और 2 56 और 2 58 होगा यार, गलती यहाँ पर कर दी हमने। ठीक है, 58.8 और दशमलव पीछे 2 अंक है ना, ये एक तो पहले 0 लगाएंगे क्योंकि 0 छोड़ दिया था ना हमने, और दशमलव पीछे 2 अंक है तो यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। अभी पीछे वाला 0 लिखो या मत लिखो, तो यहाँ पर भी 8 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, इधर 8 कर लीजिए। फिर बच्चों ये लिखा हुआ 58.8 पाई, तो 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो डी पे लगा लीजिए टिक। अब प्रश्न नंबर है 16, उसको देख लीजिए। 16 नंबर है हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो आर का मान लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा बराबर है 60 अंश। उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पे लिख देना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है हमारा πr² थीटा बटा 360। पाई का मान नहीं लगाना है, पाई का मान प्रश्न में दिया हुआ है। पाई आर का मान 4 है, तो 4 गुणा 4 और थीटा का मान 60 है, तो 60 लगा दीजिए बटा 360। इसको हल करिए। 60 एकम 60, 60 छक्का 360 होता है। 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8। तो इसका आंसर निकलेगा 8/3 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया हल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ x² + x - 1 और बराबर 0। तो कह रहा विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विभक्त कर यहाँ पे देखो a का मान 1 है और b का भी मान 1 है। तो a बराबर 1 और b बराबर 1 और c बराबर -1। तो विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विभक्त कर होता है d बराबर b² - 4ac। ये सूत्र होता है विभक्त कर का। मान लगा दीजिए। इधर 1 का वर्ग -1 -4 गुणा 1 गुणा -1। अरे भाई c का मान -1 है ना, तो ये तो 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4। तो इसका आंसर निकलेगा 5। लगाओ टिक जल्दी से, कौन सा सही है? लो बेटा, कहीं पे कर दी हमने गड़बड़ी, या हमें प्रश्न ही गलत लग रहा है। सवाल तो हमारा सही है। a का मतलब ठीक है, b² - 4ac। माइनस माइनस प्लस तो 5 हो जाएगा। इसमें विकल्प सही कर लीजिए आप। ये विकल्प थोड़ा गलत है, ये वाला माइनस का चिन्ह हटा दीजिए आप।
ठीक है, अब उधर जाके देख लें हम क्या करा प्रश्न। 17 नंबर है हमारा, 17 का बी। 17 का बी तब सही होगा जब ये माइनस का चिन्ह आप हटा देंगे। ठीक है, 5 यही वाला सही हो जाएगा, उसमें थोड़ी गलती है। चलिए अगला देखिए आप प्रश्न। तो प्रश्न नंबर है हमारा 18। तो यहाँ पे 1 माइनस 4x और प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0। तो इससे मूलों का योगफल बताना है। मूलों का योगफल, पहले इस प्रश्न को सही लिख लीजिए, क्रम से थोड़ा कायदे से लिख लीजिए। तो 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो इसका सूत्र होता है माइनस b/a। और यहीं से आपसे पूछते मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर c/a होता है। मूलों का योगफल माइनस b/a और मूलों का गुणनफल c/a होता है। ठीक है, आप समझिए, मान लगा दीजिए माइनस, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान है। तो b का मान -4 है, तो -4, a का मान 4 है तो 4 लगा दीजिए। b/a, b का मान -4 है, a का मान 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4/4 और 4/4 काटेंगे तो 1, तो इसका आंसर 1 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। और जब आपसे मूलों का गुणनफल पूछे तो गुणनफल के सूत्र c/a है, तो c का मान कितना है, 1 है, तो a का मान 4 है, तो इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। जब मूलों का गुणनफल पूछे तो आपको सूत्र ये लगाना है, और मूलों का योगफल पूछे तो सूत्र आपको ये लगाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर 1 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हमारा 19, उसको देख लीजिए आप। इसमें माध्य ज्ञात करना है हमें। तो प्रश्न नंबर हमारा 19 है, ये हमारा वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता, बारंबारता को f से लिखा जाता है। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। मध्यमान इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। इन दोनों को जोड़िए 10, 10 का आधा 5। इन दोनों को जोड़िए 30, 30 का आधा 15। इन दोनों को जोड़िए 50, 50 का आधा 25। तो देखो यहाँ पे 10, 10 का अंतर है, तो आप इधर 10, 10 जोड़ के चलिए। 5, 10, 15, 15, 10, 25, 25, 10, 35 और 35 और 10, 45। अब यहाँ पे अगला कॉलम बनता है x इंटू एफ का, अर्थात इन दोनों का गुणा करेंगे। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो बनेगा 20 और 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और 25 पंजे 125 और 35 अट्ठे 35 अट्ठे होता है हमारा 280। 8 पन्ना 40 हासिल 4, 8 या 24, 24 4 28। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा हमारा, 270। अब समझिए बात को भाई हमारी। अब इसको जोड़ेंगे हम, इस वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो ये इसका जोड़ कहलाता है सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़ेंगे 30 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 800। और जो माध्य का हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। मान लगा दीजिए इसका मान 800 है, इसका मान 30 है, तो 1 0 से 0 निकाल देंगे, 2 का लगा देंगे भाग, 3 का 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 20 हो गया, तो 3 6 18.66, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, तो आप बी पे लगा लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला है, उसको देखिए। प्रश्न नंबर 20 जो विकल्प अंतिम विकल्प है, देखो निम्नलिखित सारणी का माध्य वर्ग क्या होगा, इसको जरा ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य वर्ग कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है। तो 18 से आगे वाला पद कौन सा, 11 है, और 11 के सामने कौन सी यानी कौन सा वर्ग अंतराल है, 20 से 30 है। एक बार फिर समझिए, जब आपको माध्य का वर्ग ज्ञात करना हो, जब आपको एक माध्यिका अलग होती है, नहीं माध्यक माध्यिका एक ही बात होती है। जब आपको माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, तो बारंबारता के सबसे बड़ी संख्या देखिए 18, और 18 से पहले क्या है 11, तो 11 के सामने क्या है 20 से
30, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 30 और विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21 का है हमारा, यदि बिंदु x, 5 और 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बीच की दूरी और बीच की दूरी का सूत्र आपको पता ही होगा, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब बीच की दूरी हमारी कितनी है 17, तो यहाँ पे 17 लगा देंगे। अब यहाँ मान लगाएंगे, x1 का मान x है, x2 का मान 2 है, प्लस y1 का मान 5 है और y2 का मान -3, तो +3 हो जाएगा। सत्रह बराबर x माइनस 2 का होल वर्ग और प्लस ये 8 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इधर से ये अंडर हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी, तो 17 पे घात 2 बराबर ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल वर्ग और ये 8 64, 64 को तो ले आइए, 17 होगा 17 और 17 का वर्ग 289 माइनस 64 बराबर x माइनस 2 का होल वर्ग। जब 289 में से 64 घटाएंगे तो 225 बचेगा, x माइनस 2 का होल वर्ग। ठीक है, अब 225 देखो इधर से देखो, जब अंडरू हटता है तो घात लगती है और जब घात हटती है तो अंडरू लगता है, तो हो जाएगा x माइनस 2 बराबर अंडरूट 225 और इसके साथ में आपको प्लस माइनस का चिन्ह भी लिखना पड़ेगा। तो x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस, अब ये 225 को 15 लिखा जाएगा, अब इस 2 को उधर भेजिए तो x बराबर प्लस माइनस 15 और प्लस 2। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर इधर लिख लीजिए माइनस चिन्ह लेने पर। तो जब यहाँ पर प्लस चिन्ह लेंगे तो ये प्लस वाला लिखा जाएगा, माइनस वाला नहीं लिखा जाएगा। तो x बराबर 15 प्लस 2, तो x बराबर 17, तो बेटा एक आंसर हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ माइनस चिन्ह लेने पर, तो अब ये माइनस लेंगे तो x बराबर -15 और प्लस 2, तो x बराबर -13 निकल के आ गया। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है हमारा 21 का खरगोश। इसको ध्यान समझिएगा, यदि बिंदु 1, 4 फिर उसके बाद है हमारा a, -2 और अगला बिंदु है हमारा -3, 16 सररेख है, तो a का मान कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध। तो जो सररेख होने का प्रतिबंध सूत्र होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 और बराबर 0। मान लगा दीजिए इसके अंदर y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y। 23, 31, 12, तो बेटा 23, 31 और ये 12, ये होता सररेख होने का प्रतिबंध। तो ये x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान और y3 का मान है। यहाँ पे लिख लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 और ये y3। मान लगा दीजिए, x1 का मान 1, y2 का मान -2 और y3 का मान 16 और x2 का मान a है, तो यहाँ पे a लगा दीजिए। y3 का मान 16 है और y1 का मान 4 है और प्लस x3 का मान
x3 का मान देखिए -3 है, x3 का मान -3 है, तो प्यारे बच्चों ये प्लस हट जाएगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। और y1 का मान 4 है तो 4 लगा दीजिए, और y2 का मान -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा हमारा। और भाई y2 का मान -2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, और बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो ये तो बन जाएगा -18, फिर 1 का गुणा करेंगे तो -18 ही रहेगा, और प्लस ये देखो 16 में से 4 घटाएंगे, 16 में से 4 हटाएंगे तो 12a हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, देखो -8 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 6 4 2 6, 6 और 6 में 3 का गुणा होगा तो -18 हो जाएगा हमारा, और बराबर 0। अब ये -18 जोड़ देंगे तो ये बनेगा -36, यानी कि 12a -36 बराबर 0, और 36 को उधर भेज देना है, तो 12a बराबर हो जाएगा 36, और 12 1 12, और 12 3 36, तो a बराबर 3 निकल के आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर अगला देखिए आप। प्रश्न नंबर 21 का घाघड़ी। देखिए बेटा, बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न डालने की गलती बिल्कुल मत करना, बच्चे प्रश्न डालना भूल जाते हैं। घाघड़ी है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + sin थीटा, और उसके बाद cos थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 + sin थीटा, और बराबर में है हमारा 2 sec थीटा। चलिए इसको हल करेंगे अब हम। तो सबसे पहले LHS लिखना है हमें, 1 + sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा और 1 + sin थीटा। तो इसका गुणा इसमें करना और इसका इसमें करना है, तो 1 + sin थीटा का होल वर्ग और प्लस इसका इसमें इधर cos का थीटा हो जाएगा, और बटा cos थीटा और 1 + sin थीटा। अब इसका होल वर्ग खोल दीजिए, तो ये बन जाएगा a² + b² + b² प्लस 2ab। ठीक है, 2 sin थीटा और प्लस cos² बटा cos थीटा और 1 + sin थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये तो एक ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को पास पास लिखेंगे, sin² थीटा प्लस cos को इन दोनों पास पास लिखेंगे, और प्लस 2 sin थीटा और बटा cos थीटा और 1 + sin थीटा। तो ये सूत्र बन गया, sin² + cos² 1 होता है, तो आप लिखना 1 + 1 और प्लस 2 sin थीटा और बटा cos थीटा और 1 + sin थीटा। थोड़ा और समझिए आगे, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 sin थीटा बटा cos थीटा और 1 + sin थीटा। अब यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1 + sin थीटा और बटा cos 1 + sin थीटा। तो इससे ये चला जाएगा, तो जो हमारा 2 बटा cos थीटा बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 × 1 बटा cos थीटा। तो 1 बटा cos sec होता है, तो 2 sec थीटा। यही हो गया हल, तो यही लिख दीजिए LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर देखिए घाघड़ी, इसमें माध्य ज्ञात करना है। तो अगला प्रश्न है हमारा 21 का घाघड़ी। तो देखो प्रश्न नंबर
21 का कहा करिए, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए संचय बारंबारता हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वर्गंतराल किताब से अनसोल्ड से लिख लिया, बारंबारता भी लिख ली। अब इसका कॉलम बनता है संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता कैसे बनाते हैं वो देखिए। देखो यहाँ पे 6 है तो पहले 6 लिख लीजिए। अब 6 में 15 जोड़िए, वो 6 में 9 जोड़िए 15, 15 में 20 जोड़िए, 15 में 20 जोड़िए 35, अब 35 में 15 जोड़िए, 35 में जोड़िए 15। एक बार फिर समझिए, पहले 6 तो 6 लिख लीजिए, 6 में ये 9 जोड़िए 15, 15 में 20 जोड़िए 35, और 35 में 15 जोड़िए 50, और 50 में ये 9 जोड़िए, 50 में 9 जोड़ी तो हो जाएगा हमारा 59 इतना। तो जो ये वाला जो 59 है ये वाला मान हो जाता है n का। तो नई लाइन से लिखना है हमें n बराबर 59। फिर नई लाइन से लिखना है n बटा 2, n का मान हमारा 59/2। जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 ने 18.5, ये हमारा n/2 का मान निकला। अब यहीं से सवाल स्टार्ट होता, ध्यान समझिएगा। देखो 29.2 किसके बीच में आता, 29.5 है। 29.5 किसके बीच में आता, 29.5 यहाँ पर आएगा। तो इसके ऊपर वाला ये हो जाएगा बेटा CF यानी संचयी बारंबारता, और इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा AF। तो यहाँ पे लिख लीजिए AF, और ये हो जाएगा हमारा L बराबर 20 इतना। एक बार फिर समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये n का मान हो जाता है, ये n का मान होगा, n बराबर 59 लिखेंगे, फिर लिखेंगे n/2 59/2, तो भाग लगाएंगे 29.5। तो 29.5 किसके बीच में आता है, यहाँ पर आएगा 29.5। ठीक है, तो इससे ऊपर वाला CF हो जाता, इसके सामने F हो जाता, और इसके सामने ये हमारी ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। तो L का मान 20 हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो सब मान मिल गए, और इसके बाद यहाँ पे इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, देखो 10-10 का अंतर है। तो यहाँ पे H बराबर आप लिख लीजिए 10। तो इसका जो सूत्र होता है सूत्र को देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर माध्यक लिख दो या फिर माध्यिका लिख दो, एक ही बात है। तो माध्यक बराबर सूत्र होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F और इंटू H। बेटा ये सूत्र होता है। मान लगा दीजिए। L का मान देखिए प्रश्न में कितना 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख दिए, 20 और प्लस n/2 का मान ये है हमारा 29.5, और माइनस CF का मान कितना, देखो CF का मान 15, तो यहाँ 15 लगा दीजिए, और F का मान कितना है, F का मान देखिए 20 है, तो यहाँ पे 20 लगा दीजिए, और H का मान 10 है, इसको हल कर दीजिए। तो 20 प्लस अब 29.5 में से ये घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 14.5 और बटा 20, ये गुणा 10। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा हमारा, तो ये बचेगा 20 प्लस 14.5 बटा 2। तो 20 प्लस इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 और 0.2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये दोनों जोड़ जाएंगे तो जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आएगा 27.25। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए यार, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिए। अब यहाँ से प्रश्न नंबर है हमारा इसका चौथा, यहाँ खाली। तो देखो हर बार नंबर जो डालेंगे 21 का यहाँ ऐसे का नंबर डालना है, बोर्ड की परीक्षा में भी ऐसे डालना है आपको। तो यहाँ पे कह रहा है 52 और 510 का एलसीएम ज्ञात करना, लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो लासा इसके गुणनखंड काट लीजिए आप। 52 है तो 2 से काटिए, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 23 से ही कटेगा, 23 1 23, 510 के काटिए, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 सही है। फिर इसको काटिए आप, अब ये कटेगा 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब ये कटेगा 5 से,
तो जब ये 5 से कटेगा तो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, अब ये कटेगा 17 से, 17 एकन 17। अब इसका लासा निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। अब इसके बाद 510 बराबर लिखना है हमें 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब यहाँ पे ऐसे करके लकीर करनी है, तो यहाँ लिख देना हमें लासा, ठीक है। लासा में पहले जोड़ा लिखो, ये 2 लिखा जाएगा। अब इसके बाद जो बच गया है उसका गुणा करके लिख दीजिए, तो 23 दूनी 46, तो ये हो गया हमारा, और 5 तो ये 15 ये हो गया, और गुणा 17 ये हो गया। अब इसका गुणा करिए, तो देखो बेटा गुणा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, फिर 30 का इसमें करेंगे तो 6 3 18, हासिल 1 और 3 चौक 12 और 1 13, और ये 0 और गुणा 17, इसमें 17 गुणा और करिए तो 0 17 8 126। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा निकल के आएगा हमारा 23 4 6, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर अगला देखिए, इसका प्रश्न नंबर 21 का 4 चम्मच है, इसका गुणा कर लीजिए आप अपने आप। तो 21 का है 4। सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या, ये भी बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूरा अनसोल्ड ही, यानी सेट नंबर पहला बहुत ही बढ़िया बेटा, इसको छोड़िए मत आप। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो यहाँ पे माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिखेंगे हम √3 बराबर P/Q। आगे लिखना है जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे 1 करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, पहले इसका इसमें करो, तो √3Q बराबर P, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा √3Q का होल वर्ग बराबर P², इस प्रकार। तो ये बन जाएगा 3Q² और बराबर P²। अब प्यारे बच्चों जरा एक चीज ध्यान समझिएगा, आप देखो यहाँ पे आपको समझा दें, जैसे आपने कुछ सवाल लगाए होंगे, जैसे 5x बराबर आपका 10 है, ठीक है। तो ये 5 कहाँ ले जाते हो, ये वाला 5 इसके नीचे ले जाते हो ना, तो आप लिखते हो x बराबर 10/5, ऐसे लिखते हो, x बराबर 10/5 ऐसे लिखते हो ना। वही काम यहाँ पर हम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो ये 3 है ना, ये वाला 3 इसके नीचे ले जाएंगे। जब ये 3 इसके नीचे जाएगा तो कुछ ये बन जाएगा, देखिए, यानी कि P²/3 ये बन जाएगा, यानी ये वाला 3 इसके नीचे ले जाएंगे तो ये चीज बन जाएगी ना। तो बस नीचे ले नहीं जाएंगे, बस हम मान लेंगे हम ये इसके नीचे ले गए तो ये बन गया। तो इसका मतलब ये P² 3 से विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम P² 3 से विभाजित, यानी P² 3 से विभाजित है। फिर लिखेंगे हम P भी 3 से विभाजित है, तो इसको समीकरण नंबर 1 कर लेंगे और इसको कर लो आप A। अब यहाँ पे क्या करें, इस P की जगह पे P बराबर 3K लिखेंगे, ठीक है। तो P बराबर 3K, यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 लिखते, अगर यहाँ 5 होता तो 5 लिखते, यहाँ पे 3 है तो P बराबर 3K। समीकरण A में रखने पर इस P की जगह पे 3K लगाना है, तो ये बन जाएगा 3Q² बराबर बन जाएगा 3K का होल वर्ग, इस प्रकार। तो ये 3Q² बराबर ये 9K² हो जाएगा हमारा,
अब ये 3 एकन 3 3 तिरका 9, इसे घुमा के लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर और 3 के बराबर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से दूसरा पेज लगा लें, इसको समझिएगा। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ये वाला 3 है ना बेटा, ये वाला 3 क्यू स्क्वायर के नीचे जाएगा तो कुछ ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 3। तो यहाँ पर भी यही लिखेंगे हम, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। फिर घात हटा के लिखेंगे हम, इसी के नीचे लिखना क्यू भी 3 से, ठीक, क्यू भी 3 से विभाजित है। इसको समीकरण नंबर 2 कर लेंगे, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना हमें समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि देखो समीकरण नंबर 1 ये है हमारा, ऊपर देखिए ये समीकरण नंबर 1 है हमारा, तो इस P में 3 का भाग लग रहा है और 2 में भी 3 का भाग लग रहा है, ठीक। Q भी 3 से विभाजित है। तो समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः √3 एक परमेय संख्या है। नहीं ला सकना, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। तो बेटा ये हो गया हमारा प्रश्न हल, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चलेगा हमारा 22। तो प्रश्न नंबर 22 का क्या है, तो ये हमारा वर्ग अंतराल और ये बारंबारता है। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है तो उसके सामने लिखा जाता है f, फिर इससे ऊपर लिखा जाएगा f0, फिर इसके बाद इसके नीचे लिखा जाएगा f2, अब इसके f1 के सामने लिखा जाएगा l, तो l बराबर हो जाएगा हमारा 30। ये एक बार फिर समझिए आप, बारंबारता की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, बारंबारता की जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके सामने लिखेंगे f1, फिर इससे ऊपर लिखेंगे f0 और इसके नीचे लिखेंगे f2 और इसके सामने होगा l बराबर 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो h का मान हो जाएगा 10, तो यहाँ पे लगा दीजिए h बराबर 10 ऊंचाई हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए ये हमारा सूत्र है, तो जो हमारे ये यहाँ पर जो मान निकाले हैं ये वाले मान सब यहीं पे लगा दीजिए। l का मान 30 है, 30 लगा दीजिए, प्लस f1 का मान 23 माइनस f0 का मान 21 बटा 2 गुणा यहाँ पे f1 का मान 23 माइनस f0 का मान 21 और f2 का मान 14 माइनस का 14, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, ठीक है हमारा ये। अब यहाँ पे इंटू h में कितना रहेगा, 10 रहेगा। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये तो 30 रहेगा हमारा प्लस, अब यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 46 और माइनस ये हो जाएगा हमारा 35, तो हो जाएगा 30 प्लस ये हो और यहाँ पे 10 तो रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बटा बेटा यहाँ पर बचेगा हमारा 11 और गुणा 10, 10 का गुणा करा देंगे इसमें, तो हो जाएगा 30 प्लस 11 दूनी 10 दूनी 20, 20 बटा 11। अब इसमें 11 का भाग लगाएंगे, 30 प्लस, तो देखो 11 एकन 11, 11 एकन 11, इसमें 9 बचे हुए, तो यहाँ पर रखेंगे दशमलव, इधर भाग लगा के आपको दिखाई दे रहे हैं हम, 11 एकन 11, तो बेटा यहाँ पे 9 बचे, यहाँ रखो दशमलव, यहाँ बढ़ा दो 0, 11 8 88,
तो यहाँ पर बचेंगे 2, फिर 0, 11 एकन 11 इतना बचा हुआ हमारा। ठीक है, तो जब हम 11 का भाग इसमें लगाएंगे तो 1.81 कितनी बार जाएगा। अब 30 और 1 31, तो 31.81, तो ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखिए आप। 31.81। अब इसका है घाघड़ी, उसको देख लीजिए। सॉरी घाघड़ी क्यों है, 22 का खा खरगोश है, सिद्ध करने वाला इस प्रश्न को देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर है हमारा 22 का खा खरगोश। ध्यान समझिए, ये बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए समझिए। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखो बेटा, ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और वृत्त के बाहर बिंदु से मान लिया मैंने ये P बिंदु है हमारा। ठीक है, अब यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। एक हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा ये है, फिर एक ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इस प्रकार। तो ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं है। इसका नाम, यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है और ये हमारा स्पर्श बिंदु है, तो इसको लिख लीजिए A और इसको लिख लो B। अब देखो बेटा, ये स्पर्श बिंदु है और हमारा ये स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु यानी O से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, यानी केंद्र को स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे। जब इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको बेटा यहाँ से मिलाएंगे इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा हमारा, ये वाला कोण 90 अंश होगा और ये कोण भी हमारा 90 अंश होगा। यानी कि जब केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण हमारा 90 अंश का बनता। अब यहां से एक रेखा खींचेंगे, इसको मिलाएंगे इस प्रकार, ऐसे करके। ठीक है, अब समझिए थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे पहले लिख लो, इसमें दिया हुआ है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में AP तथा BP स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है AP बराबर BP, ये सिद्ध करना है। ठीक है, हमें AP बराबर BP। चलिए समझिए, तो नई लाइन से लिखा हमें उपपत्ति में क्या लिखना है। देखो बेटा, ये लंब है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो यानी कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते, तो यहाँ पे कोण 90 अंश का बनता है, ये लंब भी कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे OP, यार क्या कर रहे हैं, OA, हाँ ठीक है, OA लंब AB, यानी जो OA लंब है ना हमारा, वो किस पर, AB पर है। फिर नई लाइन से लिखेंगे तथा ये वाला लिखेंगे OB लंब BP, गलत कर दिया। देखो एक बात समझिए, OA लंब, यदि OA लंब AP, तो यहाँ P लिखिए, हमने B लिख दिया, AP। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। अब प्यारे बच्चों, ये कोण 90 अंश है, इसका कोण ये 90 अंश है, तो लिख देना है कोण OAP बराबर कोण OBP और बराबर 90 अंश। ठीक, पहली बात ध्यान रखेंगे आप। और ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है, ये हमारी वृत्त की त्रिज्या, तो लिखेंगे OA बराबर OB और आगे लिख देना है वृत्त की त्रिज्या, इस प्रकार। बेटा ये वाली रेखा उभयनिष्ठ है, कैसी है, उभयनिष्ठ है, तो आपको लिख देना OP बराबर OP और आगे लिख देना उभयनिष्ठ। ठीक है, इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांशम त्रिभुज BOP, तो ये सर्वांशम हो जाएंगे। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो, किसके आधार पर होंगे, तो
तो देखो यहाँ पे एक कोण दो भुजाएं एस ए एस के आधार पर त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे। और जब ये त्रिभुज सर्वांसम हो गए तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ए पी बराबर बी पी। तो यहाँ पे लिख देना कि सी पी सी टी के आधार पर। सी पी सी टी क्या होता है, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, सी पी सी टी का यही अर्थ होता है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 22 का ख हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद है हमारा गा गमला, उसको भी देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर 22 का गा देखिएगा आप लोग। तो 22 का गा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। तो पहले एक हमें त्रिभुज बनाना है, पटरी से बनाना है आपको इस प्रकार। बेटा ये बना लिया त्रिभुज जिसका नाम है ए बी और ये सी। प्रश्न आगे कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। ये हमारी भुजा बीसी, तो इस पे एक बिंदु हमने डी ले लिया इस प्रकार, यहाँ पर लिख लो डी। फिर आगे कह रहा है कोण ए डी सी। तो देखो ए डी सी, तो यहाँ पे इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा हमें इस प्रकार। ए डी सी यानी ये वाला कोण ए डी सी बराबर किसके, बी ए सी इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में बेटा ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो कोण ए डी सी और बराबर कोण बी ए सी। तो नीला आंसर में सिद्ध करना है हमें सी ए का वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पे आपको समरूप त्रिभुजों की जानकारी थोड़ी होनी चाहिए, तभी सवाल कर पाएंगे आप। चलिए फिर हम समझा देंगे आपको। तो सबसे पहले बेटा एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ये वाला, फिर ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे उपपत्ति में लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में। देखो ए बी सी तथा ए डी सी में। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए मेरी बात को भाई ध्यान से। देखो बेटा ये वाला कोण इसके बराबर दिया हुआ है प्रश्न में, तो यहाँ पे लिख देना कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, आगे लिख दीजिए दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब जरा ध्यान समझिए, देखो ये त्रिभुज लिया हमने और ये त्रिभुज लिया, तो बेटा ये वाला त्रिभुज कैसा हो गया, उभयनिष्ठ हो गया ना। देखिए ये वाली यानी ये वाला कोण कैसा हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो क्या लिखेंगे आप, कोण सी बराबर कोण सी, आगे लिख दीजिए उभयनिष्ठ। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, जब किसी दो त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी। देखो एक बार फिर सुनिए, जब दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है ए के आधार पे हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यानी दो कोण बराबर दिखा दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और जब ये त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में होती है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है बेटा, इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी है। तो ये बी सी लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी सी बटा, और इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी है। तो यहाँ पे ए सी लिख देना है बराबर। अब क्या करना है थोड़ा देख लीजिए, देखो एक बार पे समझिए, इस कोण के सामने वाली भुजा बी सी और इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी लिख दी हमने। अब आगे समझिए, अब फिर दोबारा ए सी लिखेंगे। ये ए सी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है हमारी, ठीक, इसका नाम क्या ए सी है। तो ए सी बटा और इसकी भुजा क्या लेंगे, डी सी ली जाएगी। तो हम लिख देंगे डी सी, क्या गुणा करिए, इसका इसमें
तो ए सी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा बी सी इंटू डी सी। तो बस प्यारे बच्चों यही हमारा हल हो गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा घा घड़ी, उसको देखिए आप। तो प्रश्न नंबर 22 का घा, 22 का घा करा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक बाई तथा दहाई का अंक x है। ठीक, दहाई का अंक x है। तो प्रश्न कह रहा है और संख्या बराबर क्या होगी हमारी, तो संख्या बराबर हो जाएगी 10x प्लस 22। ठीक है, अब देखिए प्रश्न अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न कह रहा है अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, तो x प्लस 22 बराबर 9। ये समीकरण नंबर बन गया 1 हमारा। अब प्रश्न ये कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। तो बेटा ये संख्या, इस संख्या का 9 गुना, तो देखो 10x प्लस 22 संख्या का 9 गुना के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। एक बार फिर समझिए, देखो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब इस संख्या के अंक पलटिए, तो ये 10y प्लस x और इसका 2 गुना, तो ये इसके बराबर है। इसको हल करिए, देखो एक बार पर समझिए, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम, तो इसमें 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90x प्लस 9y। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो 20y और प्लस 2x। पक्षांतर करिए, यहाँ पर 9y को उधर ले जाएंगे और 2x को उधर लाएंगे, तो 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 11y बचेगा, 11y बराबर यहाँ पे कितना 88x। तो 11 एकन 11 11 ठीक 88, तो y बराबर 8x। ये समीकरण नंबर बन गया 2। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो y बराबर 8x है, कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे 8x। तो ये हो जाएगा x प्लस 8x बराबर 9। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9x बराबर 9, तो ये से कट गया, तो x बराबर 1 निकला हमारा। ठीक, अब y x का मान 2 में लगा दीजिए, 2 में रखने पर x बराबर 1 है, तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो y बराबर 8 गुणा 1, तो y बराबर 8 इतना। तो संख्या ज्ञात करनी, तो नई लाइन से लिखिए संख्या बराबर संख्या 10x प्लस 22। जो हमने यहाँ पर x y के मान निकाले वही यहाँ लगा दीजिए। तो 10 गुणा x का मान देखो 1 है, तो यहाँ पे 1, y का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 लगा दीजिए। तो बेटा 10 एकन 10 प्लस 8, तो इसके जोड़ेंगे तो संख्या 18 निकल के आ जाएगी। यही हमारा आ गया आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर है हमारा, यहाँ खाली द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, तो नंबर लिख दीजिए दूसरे का घाघड़ी, सॉरी 22 का घाघड़ी है यार। प्यारे बच्चों अभी तक मैंने 2-3 नंबर गलत लिख दिए, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे 22 का गा कर लीजिए। बोर्ड की परीक्षा में आप लोग ऐसी गलती मत कर देना, नहीं तो बेटा मैं नहीं आता और टाटा फेस हो जाएगी तुम्हारी। हम 22 को 2 लिखोगे, टाटा फेस हो जाएगी। चलिए समझिए। तो प्रश्न नंबर है हमारा 22 का या खाली, ठीक ये है, यानी 5वां प्रश्न है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 3 बराबर 0। इसके आप गुणनखंड नहीं कर सकते हो, ठीक, तो सीधे धराचार सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर -5 और c बराबर 3। तो जो हमारा पहला सूत्र होता है विभक्त कर,
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे लगा देंगे मान। तो इसमें मान लगा दीजिए, बी का मान -5 इसका वर्ग -4 गुणा ए का मान 2 है और सी का मान 3 है। तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 25 और 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा डी का मान। अब यहाँ पे जो सूत्र होता है सीधी धारा 4 सूत्र, उसको देख लीजिए। तो एक्स बराबर -b प्लस माइनस √d/2 ये सूत्र होता है। बी का मान देखो -5 है तो यहाँ पे -5 लगा दीजिए, प्लस माइनस √d का मान 1 है तो 1 लगा दीजिए, बटा 2 गुणा ए का मान कितना 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब इसको हल करिए तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो 5 प्लस माइनस और 1 पे अंडर लगेगा नहीं तो 1 लिखेंगे, बटा ये 4 हो जाएगा। तो ये तो निकल के आ गया x का मान। अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे तो आप लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। तो बेटा जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो x बराबर 5 + 1/4 तो हो जाएगा 6/4, काटेंगे तो 3/2 निकलेगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी x बराबर 3/2 1 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये वाला चिन्ह, अब माइनस चिन्ह आएगा यहाँ पर, ठीक, प्लस हट जाएगा। x बराबर हो जाएगा 5 - 1 और बटा 4। तो जब इसको हल करेंगे हम तो x बराबर 4/4, तो 4 × 4 4 × 4 तो x बराबर 1 निकलेगा। तो यही बेटा 2 आंसर आ गए हमारे। 1 निकला है, x बराबर 2/3 और 1 निकला है 1, ठीक है, यही इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। अब आप यहाँ से अब प्रश्न नंबर है 22 का 4 चम्मच, उसको देखिए। देखिए बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न संख्या से डालेंगे आप, अगर इसमें गलती कर दी तो आपकी बहुत दिक्कत टाटा फिस हो जाएगी, बता रहा हूँ, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब नंबर काट दिए जाएंगे और शायद एक भी नंबर ना मिले। चलिए 4 चम्मच देखिए। यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न का लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यहाँ पे लास्ट में कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो आप लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितने हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब प्रश्न कह रहा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप लिख दीजिए यहाँ पर, आयत का परिमाप बराबर दिया हुआ 120। तो आयत का परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 120। तो 2 लंबाई हमारी x है, चौड़ाई 2x है, बराबर 120। तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, 2 तो ये 3x हो जाएगा अंदर, सॉरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ पर 3x बराबर 120 और 3 दूनी 6x, तो 6x बराबर 120। तो इससे ये कट गया, कितनी बार जाएगा ये बोलिए ना, 6 दूनी 20 बार जाएगा हमारा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 20 मीटर, सेंटीमीटर है मीटर इतना। तो प्रश्न कह रहा है लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लो आंसर तो यहीं पे निकल के आ गया। तो x बराबर 20 मीटर निकल के आ गया, तो 20 कहाँ रखेंगे, यहाँ रख दीजिए। तो ये चौड़ाई हमारी क्या है बेटा, चौड़ाई हमारी x है तो x का मान 20 है, 20 मीटर, और लंबाई कितनी है 2x है, तो 2 गुणा 20 और 20 दूनी 40 मीटर। तो ये इसकी आंसर आ गया, यानी कि चौड़ाई 20 मीटर है और लंबाई हमारी 40 मीटर है। ठीक है, आगे कुछ करना ही नहीं है आपको, बस इतना ही करना है इसमें, और इसमें क्षेत्रफल की जरूरत भी नहीं हुई हमें। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 23, यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक, इस प्रश्न को जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है 23।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2x माइनस 5/3y बराबर है -2। पहले इस समीकरण को ठीक करेंगे हम, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे बेटा ये जो y होता है ना, ये वाला x एक यहाँ लिख दिया जाता है 3x/2 और -5y/3 और बराबर -2। अब इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 3 त्रिका 9x और -10y। देखो इसका गुणा इसमें करना, इसका इसमें करना और 3 दूनी 6 बराबर -2। इसके भी चेक कर लीजिए, गुणा करिए इसका इसमें इसका इसमें, 9x - 10y और बराबर -12। ये बना जाके समीकरण नंबर 1। अब जो हमारा दूसरा समीकरण है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे x/3 और प्लस y/2 बराबर 13/6 ये है। अब इसको भी सही करना है, तो इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो ये बन जाएगा 2x + 3y और बटा 6 बराबर 13/6। 6 से 6 निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण बचेगा 2x + 3y और बराबर 13। ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से दूसरा पेज लगा लें। अब यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो एक कौन सा हमारा, एक ये रहा 9x - 10y और बराबर -12। और दूसरा ये है 2x + 3y बराबर 13। अब ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखो 3 है तो 3 का गुणा विलोपन लगा दीजिए, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 का गुणा इसमें कर दीजिए। चलिए समझिए, जब इसका हम गुणा करेंगे तो 9 तियो 27x और -30y बराबर -36। 10 का करिए तो ये हो जाएगा 20x और प्लस का 30y और ये 130 हो जाएगा हमारा। तो ये इससे कट जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो बन जाएगा हमारा 47 x बराबर, और इसे जब घटाएंगे तो ये बनेगा जाके हमारा 94। तो 47 एकन 47, 47 दूनी 94, तो x बराबर 2 निकल के आ गया हमारा। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर जो x बराबर 2 निकला है ना, तो x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में लगा दो। एक हमारा यही तो है, तो x की जगह पे यहाँ पे 2 लगा दो, तो कितना हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 - 10y और बराबर -12। 18 को उधर भेजेंगे तो -10y बराबर -18 और -12, तो -10y बराबर -30 हो जाएगा। माइनस से माइनस और 10 × 3 = 30, तो y बराबर 3 निकल के आ जाएगा। तो यही बेटा दोनों आंसर आ गए। एक x बराबर 2 निकला और एक y बराबर 3 निकल के आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर अगला प्रश्न करिए आप। अब इसका अथवा उसको देख लीजिए आप, अथवा कैसे हल करेंगे हम। अब यहां लिख लें 23 का अथवा। तो यहाँ पे लिखा हुआ उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वो प्रश्न ये कह रहा है आगे, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, देखो दूसरा पद यानी कि A2 बराबर कितना है 14 है। तो दूसरा पद लिखा कैसे जाएगा, दूसरा पद लिखा जाता A + D बराबर 14। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब तीसरा पद कैसे लिखा जाता, A3 बराबर 18 दिया हुआ, तो तीसरा पद कैसे लिखा जाएगा A + 2D बराबर 18। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। 1, 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो A + D बराबर 14 और A + 2D बराबर 18। चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये A से कट जाएगा, तो माइनस का D बराबर 18 में तो 14 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो D बराबर 4। ये वाला मान 1 में लगा दीजिए। 1 में
रखने पर जो हमारा डी बराबर 4 निकला, 4 कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा दो, तो ये 4 प्लस डी हो जाएगा। तो 4 प्लस डी बराबर 14 और 4 को उधर भेजेंगे तो डी बराबर निकलेगा 10। कितना? अब प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 51 पदों का योगफल ज्ञात करना, यानी कि एस एन बराबर है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा सूत्र ये है। अब 51 पद, तो n की जगह पे 51 लगाना, तो n 51 यहाँ पे कितना लिखेंगे, 51 यहाँ पर भी लिखेंगे, 51/2 2a का मान कितना है क्या बात है, a का मान निकाला नहीं हमने, ये a से a कट गया और यहाँ पे ये d का मान 4 निकला है। हाँ पैर थोड़ी गलती कर दी हमने ये d का मान 4 निकला, तो d का मान यहाँ पे लगाना है, तो a प्लस यहाँ पर a प्लस 4 हो जाएगा, तो a कर लीजिए यहाँ पर a प्लस 4, तो ये a का मान निकला 10। ठीक है तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए, 10 प्लस, अब n का मान 51 है तो यहाँ पे 51 लगा दीजिए, तो 51 में से 1 कम हो जाएगा ना भैया, देखो यहाँ पे 51 माइनस 1 है तो 51 में से 1 कम हो जाएगा, तो 50 बचेगा। 50 गुणा, और डी का मान कितना है, डी का मान 4 है, ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 हल कर दीजिए इसको, 51/2, तो ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा 200, 50 चौको 200, इसको हल करिए, तो 51/2 इसका गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 0 110 हो जाएगा, 11 गुणा करिए, 11 एकन 11, हाथ से ले 11 पन्ना 55, 55 एक 56 और एक 0, तो जिसका आंसर निकला है 56, 10 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए भाई इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 24, उसको देखिए। तो प्रश्न नंबर 24 है हमारा, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर एक मीनार 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए, देखो बेटा ये हमारी एक मीनार है और इस मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, मीनार से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर, और चित्र हमारा थोड़ा गलत बन गया, दोबारा बना रहा हूं इसको मैं सीधा करके, इसको उठाइए, पटरी से खींचना है। देखो यहाँ से मान लो हमारी मीनार, ये बेटा एक मीनार है हमारी, और इस मीनार के ऊपर ये झंडा लगा हुआ है, ये बेटा झंडा लगा हुआ है हमारा। अब समझिए, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर, इसको यहाँ से, चित्र आपको सब पटरी से ही बनाने हैं, अरे हम तो कभी कभार हाथ से खींच देते हैं, तो लेकिन आपको हाथ से नहीं खींचना है। अब प्रश्न कह रहा है ये वाला, इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये मिलाया, फिर इसको यहाँ से ये मिलाया, तो ये वाला कोण हमारा 45 अंश है और ये वाला कोण हमारा 60 अंश है। तो यहाँ पे लिखेंगे, नाम लिख देंगे इसका ABC और ये D। तो यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए, माना BC एक मीनार है, माना BC एक मीनार है, ठीक है, तथा CD एक झंडा है, CD एक झंडा है। चलिए समझिए, तो बेटा ये वाली दूरी करे ले रहे हम x क्यों, 10 मीटर है ना दूरी, दबाई 10 है, तो ये कर लो x और ये कर लो h, ऐसे करके हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो tan 45 लगा दीजिए, tan 45 लंब बटा आधार, तो ये x बटा 10 tan आएगा तो लंब बटा आधार हो जाएगा, इसका मान tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर x बटा 10, इसके नीचे कर लीजिए, तो x बराबर 10 मीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में पूरा लेंगे, समकोण त्रिभुज
डी में, तो यहाँ पे tan 60 लिखेंगे, tan 60 तो ये हो जाएगा एच प्लस एक्स बटा 10। अरे भैया ये एच प्लस एक्स और बटा 10 हो जाएगा हमारा। tan 60 का मान √3, तो एच और प्लस एक्स का मान कितना 10 है, तो यहाँ पर 10 लगा दीजिए बटा 10। इसके लिए चेक कर लो, इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो ये एच प्लस 10 बराबर 10 √3। इस 10 को उधर भेजिए तो एच बराबर 10 √3 और माइनस 10। अब यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये आंसर आ गया। इससे आगे कैसे करना वो देखिएगा। तो एच बराबर लिखेंगे 10 बटा √3 का मान होता है हमारा 1.732 ये होता है, ठीक है, और माइनस 1। तो इसमें जब घटाएंगे अंदर तो ये बचेगा 0.732 और 10 का गुणा करेंगे, जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 700 यानी कि 7320। जब 10 का गुणा करेंगे तो इसके पीछे 0 लग जाएगा। अब 10 से पीछे 3 अंक है, तो 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा, तो पीछे वाला 0 लिखा नहीं जाएगा। तुम्हारा एच बराबर हो जाएगा 7.32 मीटर। तुम्हारे झंडे की ऊंचाई बेटा यही निकल के आ गई और यही हो गया प्रश्न का आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 24 का अथवा देखिए कैसे हल करते हैं इसको। हम प्रश्न नंबर 24 का अथवा, इसको हटाते तो प्रश्न नंबर लिख लीजिए आप 24 का अथवा। 24 का अथवा ऐसे करके बोर्ड की परीक्षा में आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 24 का अथवा 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, तो बेटा एक 50 मीटर ऊंची मीनार बनानी है। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपर ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। थोड़ा समझिए, एक 50 मीटर ऊंची मीनार है हमारी ये, और मीनार कहाँ खड़ी होगी, जमीन पे खड़ी होगी। तो ये बना लिया मैंने तल। अब यहाँ पे एक खंबा है हमारा ये, तो ऊपर से मीनार से कोई व्यक्ति बैठा हुआ यहाँ पर, तो पहले इसने खंबे के शिखर को देखा, इसको यहाँ से मिलाएंगे, फिर इसके आधार से इसको ऐसे मिलाएंगे इस प्रकार। तो आप लेंगे ए बी और ये सी, और इसको यहाँ से मिलाएंगे और इधर इतना ये मिलाएंगे ऐसे करके। चित्र बनके तैयार हो गया ए बी सी। चलो यहाँ पे डी लिख लो, ई और ये एफ। अब समझिएगा, देखो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनते हैं, ठीक है। 50 मीटर ऊंची मीनार, तो बेटा ये हमारी 50 मीटर ऊंची मीनार है, यानी ये वाली पूरी 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपर ऊपरी सिरे तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45-60 अंश है। तो ये वाला जो कोण होगा हमारा क्रमशः ये वाला 45 का होगा और ये वाला कोण हमारा 60 का होगा। तो यहाँ पे ये वाली दूरी कर लीजिए x, और ये बेटा पूरा यानी ये पूरा हमारा कितना 50 मीटर है। एक मिनट, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये हमारा खंबा हो जाएगा, ये हमारा खंबा हो जाएगा, और ये पूरी हमारी मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। कितनी है, 50 मीटर है। तो एक काम करिए, ये एच कर लीजिए, ये वाली दूरी एच होगी, तो ये कितनी होगी, ये वाली हो जाएगी हमारी 50 माइनस एच इतना, ठीक है। तो ये एच है, तो हमारी ये वाली भुजा एच है, तो ये क्या होगी, ये भी एच होगी, क्योंकि ये आयत के सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, और ये पूरी 50 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, तो ये वाली भुजा हमने एच कर ली, तो ये 50 में से कम हो जाएगी ना, तो 50 माइनस एच, और जब ये एच है तो ये भी एच होगी हमारी। अब ये वाली भुजा हमने एक्स कर ली, तो ये भी भुजा हमारी एक्स हो जाएगी इस प्रकार। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे ये वाला हम, तो आप थोड़ा लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे माना BC एक मीनार तथा AE एक क्या है, खंबा है, खंबा है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, ए बी सी में, तो हमें लिखना है tan 60, तो लंब बटा आधार ये 50 बटा x हो जाए, क्योंकि ये वाली पूरी भुजा हमारी 50 है, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो 50 बटा x कैसे गुणा करेंगे इस प्रकार, तो इसका इसमें तो √3x बराबर 50, तो x बराबर हो जाएगा 50 बटा √3, ये x का मान इतना मिल गया। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज EEDC लेंगे, तो यहाँ पे लिखना है हमें समकोण त्रिभुज EDC में, तो यहाँ पे लिखना tan 45, तो यहाँ पे ये देखो जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, तो 50 माइनस h बटा x, 50 माइनस h बटा x। अब tan 45 का मान 1 होता है, ये तो पता ही होगा आपको, 1 बराबर 50 माइनस h और बटा इस x का मान कितना, x का मान ये है 50 बटा √3, तो प्यारे बच्चों ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर बचेगा 1 बराबर 50 √3 माइनस √3h। अरे भैया इस √3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा, और बटा 50 बचा हुआ है हमारा। अब इसके नीचे चेक कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 50 √3 माइनस √3h बराबर ये बचेगा 50। अब यहाँ पर क्या करना है जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। बेटा एक काम करो, इसको उधर भेजो, इस 3h को उधर ले जाओ और 50 को उधर ले आओ, तो 50 √3 और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 50 बराबर √3h इतना। अब यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से 50 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 और बराबर √3h, और √3 का लग जाएगा भाग, तो h बराबर निकलेगा 50 √3 माइनस 1 बटा √3। अब ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे, यहीं पे कर दीजिए √3 बटा √3, तो h बराबर देखो √3 का √3 में करेंगे तो बन जाएगा 3, और माइनस फिर अब यहाँ पर √3 का 1 में करेंगे तो माइनस का √3 और बटा √3 का √3 में करेंगे तो 3 बन जाएगा, और यही आ गया आंसर हमारा, ठीक है। तो जो हमें यानी जो हमारे टावर की ऊंचाई निकली है वो कितनी निकल के आई, h निकल के आ गई, ठीक है। जो टावर के वो खंबा है, तो नई लाइन से लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, खंबे की ऊंचाई बराबर, खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी निकली हमारी 50 √3, सॉरी माफी चाहता हूँ यार, और बटा 3 मीटर, ये ठीक है, यानी 50 कोष्टक में 3 माइनस √3 बटा 3, ये हमारी खंबे की ऊंचाई निकल के आ गई है। चलिए भाई एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 25, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ये हमारा प्रश्न है, कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बता दिया करो आप यार, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर है हमारा 25, इसको देखिए। प्रश्न नंबर 25 से क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आर का मान कितना हो गया, आर का मान लिख लीजिए 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करते हैं, तो थीटा बराबर लिख लीजिए 60 अंश करते हैं। तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान भी दिया हुआ है और √3 का भी मान दिया हुआ है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, तो चलिए समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा माइनस 1/2 r² बटा 360 और होता है हमारा, और ये साइन थीटा। इस प्रकार ये सूत्र होता है हमारा लघु वृत्तखंड का।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये जगह पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 और ये साइन थीटा। इसको हल करिए तो आर का मान कितना 15 है, तो इधर 15 का वर्ग हो जाएगा। पाई का मान 3.14 लगाना, प्रश्न में दिया हुआ। थीटा का मान 60 है तो 60 लगा दीजिए बटा 360 माइनस 1/2, यहाँ पर साइन 60 लगा दीजिए। इस प्रकार तो प्यारे बच्चों 15 का वर्ग 225 होता है। अब 60 एकन 60 60 छक्का इतना होता है, तो 3.14 बटा 6 बचा हुआ है माइनस 1/2 और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए तो ये तो बन गया हमारा 225, तो 3.14 बटा 6, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो √3/4। तो 225 3.14 बटा 6 माइनस √3 का मान लगाएंगे, तो √3 का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना है 1.73, जो दिया हो वही लगाना तभी आंसर मैच होगा। अब इसको लासा लेके हल कर लीजिए, 225 बेटा इसका लासा आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा निकल के, ठीक समझिए। 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 3 6 माइनस ये 3 बार जाएगा तो 3 त्रिका 9 और 17 3 51, ठीक इतना आ जाएगा इसका। अब इसे घटाएंगे हम 225, जब इसे घटाएंगे हम तो 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 0 दशमलव, यहाँ पर बचेगा 1 इतना और बटा 12। करिए भाई कट्टा पिट्टी इसकी, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब इसका गुणा कर दें इसमें तो 109 गुणा 75, 9 पन्ना तो 9 पन्ना 45, 5 एकन 5, 7 नेम 63 और 7 एकन 7, तो 5 7 6 5 11, 7 और 1 8। तो बेटा जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा 81 75 और दशमलव से पीछे 2 अंक है तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव बटा 4। अब इसमें 4 का भाग लगा के आपको दिखा दें हम, देखिए 4 दूनी 8, 0 1 का ले लिया उतारा। अब 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो भाग का ही बिंदी लगा लीजिए, ठीक है। फिर ये दशमलव यहाँ लगा दो, इस 7 का ले लो उतारा, 4 चौक 16, तो कितना बचा हुआ पे 1, 5 का उतारा ले लो, 4 तियो 12, 3 बचा हुआ 0, 4 सत्ते 28, 2 बचा हुआ 0 और 4 पंजे 20। तो जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो निकल के आएगा 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20.4375, हाँ बिल्कुल ठीक निकल के आ गया भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए। और देखिए आपको भाई ये कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है, 2-3 बार कोशिश करिए आपको आ जाएगा। अब इसके बाद 25 का अथवा देख लीजिए इसका, ठीक। अभी इसमें एक और है यार, इसमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसको देख लीजिए। ये यहाँ पे 25 का पहला कर लीजिए, बताया 6 नंबर में तो इसने इतना लंबा इतनी मेहनत करा रहा है, 6 नंबर में बताओ। चलिए नई लाइन से लिखिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में से बेटा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। जो भी मैंने लिखा ना था 20.4375, इसको घटा देंगे तो पाई का मान 3.14 और आर का मान हमारा 15 का वर्ग है, तो माइनस 20.4375। देखो एक बात समझिए, जब हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो 3.14 और इसका मान 225 और माइनस 2 इतना। अब इसका गुणा कर दें, थोड़ा अलग करके दिखा दें क्योंकि भाई इतना बड़ा हमें भी नहीं गुणा आता है। गुणा करिए, 5 चौक 20, 5 2 7 और 5 3 15, 2 का करिए, 2 चौकू 8 और 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 2 का करिए, यही रहेगा, जोड़िए 0 7 8 15, ये 10 10 15 और 1 16, 8 1 9 1 10 7, इतना आ जाएगा इसका गुणा।
70,650 और माइनस 20.4375। अब इसे घटाएंगे तो इसका दशमलव लगा दो पीछे, तो यहाँ पे 20.4375 घटाओ, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, घटाना तो आपको आता ही होगा यार। तो ये 5, ये 2, ये 6, ये 5 दशमलव, अब यहाँ पे कितना, यहाँ से 2.5 ले लेते ना, 9 रह गए, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, 607। लो बेटा ये तो हो गया गलत, एक बार ट्राई मारते हैं हम इस पे। हाँ ट्राई तो लगी है, गलत तो कर ही दो हमने। गलत क्या कर दिया देखो, अभी यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे इतना आएगा, लेकिन दशमलव से पीछे 2 अंक रहेंगे ना, इतना। अब इतने में से इतना घटाना, हटाओ इसको, 706.50, तो यहाँ पे लिख लो 20.4375, आगे जीरो बढ़ा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे रह गए 9, और 9 में से 7 गए 2, और 9 में से 3 गए 6, यहाँ पे जीरो दशमलव, यहाँ पे कितना रह जाएगा 5। अरे भाई यहाँ पे 5 ही तो रह जाएगा, 5 कहाँ 6 ही रह जाएगा ना यहाँ पर। अब यहाँ पे ये बचेगा 68, ठीक है। अब कोई दिक्कत आप घटा के देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद इसका अथवा भी देख लीजिए साथ में, तो यहाँ पे लिख लीजिए 25 का अथवा। चलिए समझिए, 25 का अथवा कह रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोलाकार निकालकर एक वस्तु बनाएगी। थोड़ा समझिए, देखो एक लकड़ी है, ये ठोस है बिल्कुल बेटा, ये अब जब लकड़ी ये ठोस है तो इसके अंदर एक अर्धगोलाकार गड्ढा कर लिया गया, ऐसे करके इस प्रकार गड्ढा कर लिया गया। तो यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, इस बेलन की ऊंचाई, यानी इसकी जो ऊंचाई है h बराबर हमारी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। और त्रिज्या r बराबर है हमारी 3.5। तो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो जब किसी आकृति में दो आकृत सम्मिलित हों, दोनों की त्रिज्या बराबर होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, ठीक है। तो h का मान 10 मीटर है, वो 10 सेंटीमीटर है, r का मान है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अच्छा ये बताओ इसमें क्या क्या शामिल, बेलन है तो बेलन का बकपृष्ठ 2 पाई r h। अब प्यारे बच्चों आधा गोला ये और आधा गोला ये, तो पूरा गोला हो गया, तो गोले का बकपृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये गोले का बकपृष्ठ होता है। मान निकाल लीजिए इसका आप। तो जब इसको हल करेंगे यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 2 पाई r कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा h प्लस 2r बचेगा इतना। इसको हल करिए, 2 गुणा ये हो जाएगा 22/7, और r का मान कितना है, r का मान 3.5, तो यहाँ पे 3.5 लगा दीजिए, और h का मान 10 है, और प्लस 2 गुणा r का मान, इस r का मान 3.5, तो यहाँ पे 3.5 लगा दीजिए। तो 2×44/7 और 3.5। अब इसको हल करेंगे तो 10 गुणा, तो ये हमारा बेटा कितना हो जाएगा, 3.5 दूनी 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 7 प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ पर 7। तो 44/7 गुणा 3.5 और बटा ये हो जाएगा 17, ठीक। अब ये 7 से काटो, 7 एकन 7,
तो 0.5 हो जाएगा हमारा, इसका गुणा करा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 और दशमलव से पीछे एक अंक, तो इसका दशमलव लग जाएगा यहाँ पर और गुणा 17। अब इसका गुणा करा दीजिए। तो 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3 और 17 दूनी 34, 34 और 3 34 और 3 37। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया हमारा वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों बस आज के लिए इतना ही। तो आप कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।